नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। कोई एपी है, उस एपी के चौथे टर्म और आठवें टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 24। चौथे टर्म और आठवें टर्म, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम हमको दिया हुआ है 24। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज़ 44। उसी एपी के छठवें टर्म और 10वें टर्म का सम कितना दिया है? 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस एपी के शुरू के 3 टर्म लिखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिस्कशन किया जा रहा है। ये शुरू में ऐसे 3 टर्म हैं, ठीक। चौथा टर्म और आठवां टर्म। चौथे टर्म का नंबर A4, ऐसे करते करते आठवें टर्म का नंबर A8, और बीच में कोई आएगा छठवें टर्म का नंबर, और ऐसे 10वें टर्म का नंबर, और इस तरह से ये एपी जा रही है ना। हमको क्या दिया हुआ है? चौथे टर्म और आठवें टर्म का सम हमको दिया हुआ है 24, और छठवें और 10वें टर्म का ये छठवें और 10वें टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 44, और हमसे शुरू के 3 टर्म लिखवाए जा रहे हैं। हो गया? ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमको स्टार्टिंग के 3 टर्म पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 टर्म लिखने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होगा तब तो हम गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो पहली चीज़ क्या गायब है? फर्स्ट टर्म। उसके बाद मुझे दूसरा और तीसरा टर्म लिखना है। तो फिर से फर्स्ट टर्म से अगर मैं सेकंड टर्म पे जाना चाहता हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब गायब सिर्फ कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें। कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पता होगा तो ये पता चल जाएगा स्टार्ट कहाँ से करना है। कॉमन डिफरेंस पता होगा तो जोड़ जोड़ के अगला टर्म बना लेंगे हम, 3 टर्म लिख लेंगे जोड़ जोड़ के। तो 2 चीज़ें गायब हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। 2 चीज़ें अननोन हैं, और 2 अननोन क्वांटिटी के लिए क्या लगता है? 2 इक्वेशन, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्या लगता है? 2 कंडीशन, और वो 2 कंडीशन क्वेश्चन ने बताया है। पहला कंडीशन है चौथे और आठवें टर्म का सम 24 है, और छठवें और 10वें टर्म का सम 44 है। यही है ना, ये 2 कंडीशन हो गई। तो अब हमको दोनों कंडीशन में एक एक इक्वेशन चाहिए ताकि हम उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर सकें। अब कोई भी सिचुएशन होगी, फर्स्ट टर्म के लिए A और कॉमन डिफरेंस के लिए D हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या इमेजिन कर लें? लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, ये हमने मान लिया। ठीक बात, शुरू करें। हमको A और D की आवश्यकता है, बस ध्यान में रखेंगे ना। तो पहले कंडीशन पर हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? चौथे टर्म का नंबर और आठवें टर्म के नंबर का सम कितना दिया हुआ था? 24। ये चीज़ समझ में आती है आपको? इनका एक्सपांशन भी हमको आता है। nth टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करते हैं हम? a + n-1d। तो फोर्थ टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करेंगे? a + 4 - 1d। इसी तरह से 8th टर्म के नंबर को कैसे एक्सपांड करोगे? और इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ये फिर से एक लाइन नोट कर लेते हैं और एक स्टेप। a + 4 - 1 3d, दिस इज a + 8 - 1 7d। a और a साथ में सॉल्व हो जाएंगे, दोनों a हैं। ये 1a है, ये भी 1a है, दोनों पॉजिटिव। कितने a हो गए? d और d साथ में सॉल्व होंगे, 3d और 7d। ठीक, यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो हर नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन इस पहले केस से हमको मिल गया, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ इसको केस नंबर 1 लिख सकते हैं, केस नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे?
केस नंबर 2 से। छठवें टर्म और 10वें टर्म का सम 44 दिया हुआ है। तो केस 2 देखिए, छठवां टर्म और 10वें टर्म का सम कितना दिया है? 44 ना। ठीक, एक्सपांड कर लें इनको, समझ में आ रहा है? हमको ए और डी निकालना है, दो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन लगेंगे। एक इक्वेशन हम पहले कंडीशन से ले रहे हैं और दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से बनाने जा रहे हैं? दोनों इक्वेशन में ए और डी आएंगे दोनों, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे हम। छठवें टर्म का एक्सपांशन a प्लस 6 माइनस 1d और 10वें टर्म का एक्सपांशन a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 44। a प्लस 5d और ये हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a मिल करके 2a, 5d और 9d मिल करके 14d। ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सबको 2 से डिवाइड करके छोटा करिए। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 7d और ये हो जाएगा 22। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है a और d निकालने के लिए? ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसको? दोनों इक्वेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दूसरा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। क्या करना है जी? a का कोफिशिएंट सेम है 1 1 और दोनों का साइन भी सेम है, तो क्या करना है? माइनस, तो सबके साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, a डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट, a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? d बचेगा। दिस इज 5d, दिस इज 7d, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटाइए, 7d में 5d गया, 2d, साइन किसका लगेगा? बड़े का, निगेटिव। फिर से यहाँ प्लस माइनस माइनस है, 22 में 12 गया। ठीक, दोनों तरफ से निगेटिव कैंसल। d इज इक्वल टू 10/2, 10/2 कितना होता है? 5। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी रख करके आप a फॉर एप्पल निकाल सकते हैं। हम पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, d की जगह 5 इंटू 5 25 होता है। a इज इक्वल टू 25, 12 माइनस 25 कितना आएगा? ये 12 में 25 घटाइए, कितना होगा? 13 है, 13 ही होगा ना, माइनस 13। तो a की वैल्यू हमको 13 मिल गई, d की वैल्यू 5 है। अब हमको कितने टर्म थे? 3 टर्म हमको लिखने हैं। पहला टर्म हमारे हाथ में है और कॉमन डिफरेंस हम जान रहे हैं। क्या करना है? देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना हो गया? माइनस 13। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करिए। माइनस 13 में कॉमन डिफरेंस 5 को ऐड किए, प्लस माइनस माइनस 13 में 5 गया, कितना? नेगेटिव। ये सेकंड टर्म हो गया हमारा। एक टर्म हमको और निकालना है, तो इसको क्या करते हैं? सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं। सेकंड टर्म कितना आया है? -8 और कॉमन डिफरेंस 5 है, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 3। तो ये 3 टर्म हो गए हमारे स्टार्टिंग के। ठीक है, देयरफॉर AP A1 A2 A3 सो ऑन। ये कैसे बनेगा? व्हाट इज A1? -13 -8 -3 सो ऑन। दिस इज AP, शुरू के 3 टर्म। ठीक है, ठीक, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं? हमने ये क्वेश्चन एक एग्जांपल में बनाया हुआ है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5? याद आया? 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते थे? कितने नंबर थे जो 5 के टेबल में आते हैं ना? नहीं, मैंने आपसे पूछा कितने नंबर थे, हैं?
95 लास्ट नंबर। टोटल कितने नंबर थे? 18 ना, भूल गए आप। एग्जाम्पल देखिए, कौन सा एग्जाम्पल था, बुक में आपको मिल जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8। तो कितने आए थे, उसका आंसर क्या आ रहा था? 18। ठीक है, तो ऐसे 18 2 डिजिट के नंबर थे जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन है ये। अब हमसे कितने डिजिट के नंबर पूछा है? 3 डिजिट के। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे? तो फिर से पहला सवाल वही है कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो 3 के टेबल में आएगा। और 3 के टेबल में कौन आता है? जो 3 का मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई होकर के बनता है वही 3 के टेबल में आता है। जैसे 1 2 क्या 3 के टेबल में आते हैं? लेकिन 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो एक ऐसा नंबर बनता है जो 3 के टेबल में आता है। 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो एक ऐसा नंबर बनता है जो 3 के टेबल में आता है, 6। और 3 तो खुद ही आता है। 4 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। लेकिन 4 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो एक ऐसा नंबर बनता है जो 3 के टेबल में आता है। 4 3 जा 12। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो कौन सा नंबर 3 के टेबल में आएगा? जो 3 का मल्टीपल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 का मल्टीपल होगा? जो 3 से मल्टीप्लाई होकर के बना होगा। आया समझ में? और कितने नंबर हैं ऐसे जो 3 के टेबल में आएंगे? 10। 3 10 जा 30 कि 3 11 जा 33 भी होगा। 3 12 जा 36 भी होगा। होगा नहीं होगा? तो टेबल का कोई एंड नहीं होता। जहाँ तक भी आप पढ़ते चले जाएंगे वहाँ तक आपको नंबर मिलते जाएंगे। क्लियर है? 10 तक का टेबल खाली आपको पटरी पे दौड़ाने के लिए सिखाया जाता है कि आप दौड़ना सीख जाएं, उसके बाद आप करते रहेंगे जो करना है। आई बात समझ? ओके, तो हमसे 3 डिजिट के नंबर की बात की जा रही है जो 3 से डिवाइड होता हो। तो पहले ये बताइए सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? कहाँ से 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है? 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें 3 डिजिट हों? कहाँ से? नहीं सोच पा रहे? 3 ठो डिजिट हो जी उसमें। पहला 3 डिजिट का नंबर, हाँ कौन सा? 100, क्योंकि उससे पहले तो 99 होता है, उसमें 2 डिजिट होते हैं। तो पहला 3 डिजिट का नंबर कौन होता है? 100। लेकिन क्या ये 3 के टेबल में आता है? अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन 99 इसके ऊपर का जो नंबर है 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है, तो हम इसको कंसर्न नहीं कर रहे, मगर जस्ट फॉर रेफरेंस ये 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 3 3 जा 3 33 जा 99 होता है। 3 का टेबल 33 बार जब पढ़ोगे 99 आएगा। ठीक है? तो ये 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये 2 डिजिट का है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 3 डिजिट का नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। तो फिर हम अगले को चेक करेंगे, क्या ये डिवाइड होता है? नहीं होता। होता है? अच्छा, ये होता है? यस। वैसे भी पता है 3 के टेबल में 3 3 का ही गैप चलेगा, तो ये अगर डिवाइड होता है तो अगला तीसरा ही नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा। तो ये पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा। आया समझ? करके देख लीजिए। डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9 और 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12। ठीक है? 34। तो पहला 3 डिजिट का नंबर कौन हो गया? 102। इसके बाद कौन सा होगा? फिर 3 डिजिट के बाद 105 और एक आध, और ऐसे करते करते 3 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर हैं। अभी तो हम 102 105 108 111 ऐसे चल रहे हैं। फिर हम 200 में आएंगे, फिर 300 में आएंगे, फिर 400 में आएंगे, फिर 500 में। कहाँ तक? जब तक 4 डिजिट का नंबर नहीं शुरू हो जाता। 4 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है? ये 4 डिजिट का नंबर है और हमको 3 डिजिट का नंबर पूछा गया है। तो इसके पहले कौन आएगा 3 डिजिट का नंबर? क्या ये 3 के टेबल में आएगा? यस। तो आखिरी 3 डिजिट का नंबर कौन है? 999, जो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद फिर 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है जी अपने को? 102 से लेके 999 तक, और बीच में बहुत सारे नंबर आ गए। 100 वाले बहुत सारे होंगे, 200 वाले बहुत सारे होंगे, 300 वाले, 400 500 600 700 800 900, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। सो दीज आर द नंबर्स
और हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने नंबर हैं। तो ठीक है, चेक करते हैं। 2-4 नंबर हमने ऐसे क्रम से सजाया है। इज इट एन एपी? क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 3-3 का। तो ऑब्वियसली दिस इज एपी। तो अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस बिना कुछ किए आप जान रहे हैं 3 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कैठो नंबर हैं। अब ये एपी है तो एक नंबर एक एक टर्म की जगह पर आ रहा है। पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे ना। तो अल्टीमेटली हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे। तो यही तो है सब नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब ये कितने नंबर हैं? तो आंसर है जितने टर्म होंगे इस एपी में उतने ही नंबर होंगे। एपी ना बन गया ये, तो इस एपी में जितने टर्म होंगे उतने नंबर होंगे, क्योंकि एक टर्म एक नंबर को दिखाता है। तो अगर इसमें 500 टर्म है तो 500 नंबर हो गए। समझ में आया? तो इस एपी में जितने टर्म होंगे उतने ही इसमें उतने ही 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये नहीं समझ रहे? तो हम क्या मान लें, कितने नंबर हैं जिसमें n, कितने टर्म है इसमें n टर्म्स। आया समझ? ठीक, चलिए नोट करिए इसको। तो कितने टर्म है इस एपी में? n टर्म्स। और यहाँ एपी खत्म हो जाती है क्योंकि इसके बाद 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एपी खत्म हो जाती है। इट मीन्स दिस टर्म इज लास्ट टर्म। और कितने टर्म हमने मान लिए इसमें? n टर्म। तो आखिरी वाला टर्म कौन सा टर्म हुआ? nवां टर्म। नहीं समझे? एक एपी में 10 टर्म है तो आखिरी टर्म कौन सा टर्म होगा? 10वां टर्म। एक एपी में n टर्म है तो आखिरी टर्म कौन सा टर्म हुआ? nवां टर्म। सो दिस इज nth टर्म। कौन सा टर्म है ये? और nth टर्म के नंबर को आप किससे दिखाते हो? an। तो आपको an की वैल्यू पता है 999, और हमने निकालना क्या है? n। समझ में आ रहा है सिचुएशन? क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? a, d, an और n। कौन सा फार्मूला बना इससे? ये फार्मूला बना। सारी वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग जगह पर रखिए और आंसर ले लीजिए। a की वैल्यू है 102 और n हमको निकालना है। d की वैल्यू थी 3। ये 102 इधर आएगा माइनस होने के लिए, ऐसा लग दिया इसको। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। 3 डिवाइड में बुला लीजिए। डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, 2 बचा 29 हो गया। 3 9 जा 27, 29 में 27 गया, फिर 2 बचा, फिर 27 हो गया। 3 9 जा 27, 1 इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 300। इसका मतलब है ऐसे कितने नंबर हैं? 300 नंबर हैं 3 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होते हैं। लिख सकते हैं आप अपने आंसर अपने शब्दों में। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एपी क्या है? 3 8 13 और कहाँ पे ख़त्म होता है ये? 253। ये एपी है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्या है? हाँ, अब की बार यहाँ से 10वां टर्म बताना है आपको। ठीक है, और ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी कैलकुलेशन आ रहे थे, टर्म की गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते थे? यहाँ फर्स्ट से। हमेशा एपी में हम लोग जब टर्म गिनने जाते हैं तो ऐसे जाते हैं ये, और जो फॉर्मूले हम एपी में यूज़ कर रहे हैं सब इस डायरेक्शन के लिए है। यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी पहले टर्म से। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ से 10वां टर्म बताइए। समझ आया? तो इसको कैसे निकालेंगे आप? इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा ना, शब्दों को ध्यान से समझिएगा। हमको 10 टर्म कहाँ से काउंट करके आने हैं? आखिरी से। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके 10वां टर्म। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से 10वें टर्म का नंबर जो होगा, थोड़ा मैं इसको और बड़ा लिख दूँ, बीच में स्पेस ज़्यादा लेके, 253 यहाँ लिख देता हूँ ना। ये एपी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा किस तरह बना रहे हैं इसको ना। हमारे एपी के सारे फॉर्मूले यहाँ से चलने के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट टर्म और ऐसे काउंटिंग होगी,
ऐसे काउंटिंग मतलब किस डायरेक्शन में, राइट बोलोगे लेफ्ट बोलोगे इसको, राइट। तो राइट डायरेक्शन में चलने के फॉर्मूले हैं एपी के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है। लेफ्ट वाले कोई फार्मूले हमारे पास नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ से आप फार्मूले लगा दो और आप 10वां टर्म निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट टर्म से फार्मूला बनाया गया, ये लास्ट टर्म है, क्लियर है ना। तो इसके निकालने के बहुत से, वैसे तो बहुत सारे तरीके, मैं आपको ईजी तरीका भी बताता हूँ और एक्चुअल तरीका भी बताता हूँ, आपको जो पसंद आएगा फिर हम उस रास्ते से चलेंगे, ठीक है। पहला तरीका समझिए, जो बेसिक तरीका है कायदे का। हम क्या करें, हमको लास्ट नंबर से 10वां टर्म गिनना है और हमारे फॉर्मूले इस तरफ के लिए हैं। तो मान लो यहाँ से अगर मैं 10वां टर्म गिनता हूँ, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ पे कोई नंबर आया जो इधर से गिनने में कौन से टर्म में फंसता है, 10th टर्म में फंसता है। यहाँ से गिनने में 10वां टर्म आता है, ये लास्ट टर्म है ना। तो ये जो नंबर है, जो लास्ट से 10वें टर्म का नंबर है, इसका टर्म नंबर क्या होगा जब आप इधर से गिनती गिनते आओगे ना। पहले सुनो, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। अगर आप इधर से 10वां टर्म गिनते 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 इस नंबर तक पहुंचे तो ये तो लास्ट से 10वां टर्म हो गया। और हमारे फार्मूले किधर से काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं, इधर से। तो हमको टर्म इधर से गिनना होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये कौन से टर्म का नंबर होगा जब आप इधर से गिन के आएंगे। काहे को 41? आपको किसने बताया 51 टर्म है? ठीक है, नहीं आपने ठीक निकाला है, बिल्कुल करेक्ट। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। देखिए, इसका टर्म नंबर हमको पता चल जाएगा तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन वाला एपी का फार्मूला है वो हम लगा के इसको निकाल लेंगे। आया समझ में? लेकिन जब इसका टर्म नंबर पता होगा तब ना, ठीक है, नहीं है तो इसका टर्म नंबर कैसे पता चलेगा। एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि लास्ट से 10वां टर्म है ये, तो अगर इसका टर्म नंबर पता चल गया तो यहाँ से 10 टर्म कम नहीं करके यहाँ तक आ जाएंगे, 10 टर्म और पीछे आ जाएंगे यहाँ तक, तो ये नंबर मिल जाएगा। तो पहला टारगेट क्या है, पहला स्टेप क्या है, किसको पता करना, ये इसका टर्म नंबर क्या है। और ये लास्ट टर्म है, क्या है, लास्ट टर्म। ध्यान से समझिए, हम क्या मान लेंगे, इस एपी में कुल कितने टर्म है, n। तो इसका टर्म नंबर कौन हो जाएगा, n। और इसको क्या बोलोगे, nth टर्म का नंबर। कौन से टर्म का नंबर। तो सबसे पहले आप अपना जुगाड़ सेट करोगे, आपको a और d यहीं से मिल जाएगा। n आपको निकालना, an आपके सामने है, कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्या निकल के आने वाला है यहाँ से, n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। यहाँ पे एपी खत्म हो जाती है, इसका जो टर्म नंबर होगा उतने ही टर्म न होंगे एपी में। और आपने कितना निकाला जी, 51। तो आपके एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये कौन से टर्म में फंसता है, 51। और यहाँ से कितने टर्म गिन के आने हैं हमको, 10वां टर्म। तो अगर ये 51 टर्म में है तो इसके पीछे आएंगे 10 टर्म गिनते हुए, आइए कौन से टर्म में पहुँचेंगे, 41 टर्म में। 41 ही होगा, 42 होगा, क्योंकि ये पहला टर्म काउंट हो रहा है। श्योर? नहीं, मुझे नहीं लगता 41 होगा। श्योर ना? चलिए काउंट करके देखिए। ये बीच में हम ऐसे 10 गिनती लगाते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है 253, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका टर्म नंबर क्या था, तो अगले का क्या आएगा, 49 48 47 46 45 40 44 40 और 42। आप फेल हो गए, 41 नहीं होगा। आपने क्या किया, इसमें डायरेक्ट 10 माइनस कर दिया 51 में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये भी तो एक टर्म काउंट हो रहा है ना। जब हम 51 में 10 माइनस करते हैं उस समय ये काउंट नहीं होता, A1 आप इसके बाद वाले को काउंट करते हो, जबकि एपी में ये भी तो एक टर्म है, इसको काउंट किया जाएगा। तो काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बना 10वां टर्म, ठीक है। अब इसका टर्म नंबर आता है 51। जब आप फॉर्मूले लगा के निकालेंगे, n की वैल्यू 51 आएगी, तो इसका टर्म नंबर कौन सा हो जाएगा, 51, ठीक है। मैं भी इसको करके दिखाता हूँ आपको। 51, तो 51 से 10वां टर्म गिनिए, 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42। तो 10वें टर्म का नंबर कौन बना, लास्ट से 10वें टर्म का नंबर ये बना, जिसका टर्म नंबर कितना है, हाँ, ये 42 किधर से गिनती गिनने में आएगा, इधर से, क्योंकि यहाँ से ये कितना है, 51वां 91वां टर्म है। तो 10 टर्म पीछे आओगे तो यहाँ से ये कितने टर्म में आएगा,
42। तब आपको इधर से यहाँ तक जाने का टर्म नंबर पता चल गया 42। तो इस एपी का 42 टर्म का नंबर निकालना है, क्या नहीं निकाल सकते? इस एपी के 42वें टर्म का नंबर ही लास्ट से 10वें टर्म का नंबर होगा। समझे नहीं समझे? तो इसमें दो तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इसका टर्म नंबर निकालोगे जो 51 आएगा, और उसके बाद उसमें 10 माइनस करके, 10 माइनस नहीं करना है, कितना माइनस करना है? 9। ठीक है, क्योंकि एक टर्म ये भी काउंट होता है। नहीं समझे? समझ गए? तो फिर 9 माइनस करके आपको ये नंबर मिलेगा जिसका टर्म नंबर आपको पता चल गया। अब हमको पता है कि यहाँ से ये जो नंबर है जो लास्ट टर्म से 10वें टर्म तक है, लास्ट से 10वें टर्म का नंबर है, जिसका इधर से टर्म की गिनती कितनी है? 42। तो आप अपने फॉर्मूले को लगाइए, क्योंकि फॉर्मूला इसी डायरेक्शन के लिए बनाया गया है, और 42वें टर्म का नंबर निकाल लीजिए, वही होगा लास्ट से 10वें टर्म का नंबर। ठीक है, समझ गए? बन जाएगा? नहीं बनेगा? और एक दूसरा तरीका देखिए, देखें दूसरा तरीका। श्योर? मिटाऊं इसको? इंसान बहुत चतुर है जी। ठीक है, इंसान बहुत चतुर है। हमको क्या पूछा है? लास्ट टर्म से इधर गिनती गिनते आइए और कितने कदम चल के आइए? 10। तो ये 10वें टर्म का नंबर होगा। क्लियर है? हाँ, ये वाला टर्म का नंबर हमको निकालना है जो लास्ट से 10th टर्म का नंबर बनने वाला है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एपी को ही ऐसे पलट देते हैं। क्या करेंगे? रिवर्स द एपी। देखिए, रिवर्स करिए, ऐसे उल्टा करिए। 253 उधर से चलते हुए आइए, पहले कौन मिला? फिर एपी खत्म, रिवर्स हो गया। बस डिफरेंस किस चीज़ का आएगा? कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा बस। इधर से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 8 - 3 आएगा, और इधर से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 8 - 3 किए थे, अब 8 - 13 करेंगे। नहीं समझे? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ठीक है, ये हमारी एपी बन गई रिवर्स करने से। अब बताइए हमको कौन सा टर्म का नंबर निकालना था? लास्ट से 10वां। अब लास्ट हमारा यहाँ खड़ा हो गया सामने, और सारे फॉर्मूले हमारे इस डायरेक्शन के लिए बने हैं, और हमको यहाँ से चलना है 13 की तरफ। 253 से चलना है किसकी तरफ? 13 की तरफ। कितने कदम? 10 कदम। तो अब हम यहाँ से चलेंगे 13 की तरफ, कितने कदम? 10 कदम। तो इसके टर्म का नंबर क्या हुआ? 10। 10 ही कदम में चलना है, 10वें टर्म में निकालना है यहाँ से। तो इधर से 10वें टर्म का नंबर निकालना है, यानी A10। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? ये हमको निकालना है। अब हमारी एपी पलट चुकी है, डायरेक्शन यही है जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे। समझे नहीं समझे? बताइए, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? और यहाँ से जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या लेंगे? 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? 8 - 3 5। और यहाँ फर्स्ट टर्म आपको इसको लेना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? किसी भी दो टर्म का आगे से पीछे से माइनस करिए। 3 - 8 चलेगा? कितना आ गया? जबकि यहाँ निकालते तो कितना आता? +5। कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, फर्स्ट टर्म चेंज हो गया। कौन सा टर्म का नंबर निकालना है? 10वां, यानी हमको A10 चाहिए। शुरू करें। ठीक है, हाँ जी, रखते हैं। A की वैल्यू 10, 253 n - 1। n हमको निकालना है, नहीं n तो दिया है ना 10वां, तो दिस इज 10 - 1, और d की वैल्यू -5। A10 हमको निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9, और मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ में आ रहा है? इसका प्लस इसका माइनस, इसको माइनस लिख लिए, दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। 9 5 जा 45। हाँ जी, घटाइए। 13 में से 5 गया 8, ऐसे ही होता है ना। और 4 में से 4 गया 0, और ये 208। दिस इज 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। चेक करिए आंसर इसका। 208 है? यस। तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। दिस इज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ता? पहले इसका क्या निकालते? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इसके टर्म की गिनती पता चलती, फिर यहाँ से 10 टर्म वापस आते तो 42वां टर्म बनता, फिर आपको 42वें टर्म का नंबर निकालना पड़ता जो लास्ट से 10वां टर्म होता।
क्लियर है? तो दिस इज गुड इनफ, ये तरीका ज़्यादा मशहूर है। क्या है? हाँ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी एपी में pth टर्म इज 1/q। pth टर्म कैसे लिखते हैं? pth टर्म को ऐसे लिखेंगे, nth टर्म को an लिखते हो तो pth टर्म को ap नहीं लिखोगे। pth टर्म कितना दिया हुआ है? 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। qth टर्म कैसे लिखोगे? aq, ये कितना दिया हुआ है? 1/p। देन प्रूव दैट pqth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव pqth टर्म इज इक्वल टू 1। समझे? नहीं समझे? pqth टर्म ऐसे लिखेंगे ना, लिखावट समझ आ रही है कि कंफ्यूज हो? कंफ्यूज हो ना? nth टर्म ऐसे लिखते हो तो pth टर्म ऐसे लिखोगे, तो qth टर्म भी ऐसे लिखोगे, और जब pqth टर्म आएगा तो ऐसे लिखोगे, है ना? फिर से nth टर्म को एक्सपांड ऐसे करते हो, nth टर्म होता है तो n यहाँ दिखता है, तो pth टर्म को जब एक्सपांड करने की बारी आएगी तो ऐसे एक्सपांड करोगे ताकि p यहाँ दिखे। qth टर्म को जब एक्सपांड करने की बारी आएगी तो q आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ q दिखेगा ऐसे, ठीक है? इसी तरह से जब qth टर्म को एक्सपांड करने की बारी आएगी तो वहाँ क्या दिखेगा? n की जगह क्या दिखेगा? pq। आ रहा है समझ? क्या दिखेगा यहाँ पे? pq माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो हमको ना pqth टर्म 1 ला के दिखाना है। इसका मतलब है pqth टर्म के लिए इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या ला के दिखानी है? 1। तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। प्रूफ समझे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? pqth टर्म अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ तो pq दिखेगा क्योंकि pqth टर्म है, तो फिर इसके अलावा घटा क्या इसको सॉल्व करने के लिए? क्या घटा? nth टर्म है n रहेगा, pth टर्म है p रहेगा, qth टर्म है q रहेगा, और a pth टर्म अगर 1 लाना है इसका मतलब इसको सॉल्व करना है, और pqth टर्म है तो यहाँ pq दिखेगा, उसका अधिकार है, उसको आप नहीं हटा सकते। तो बाकी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ घट रही है हमारे पास? a और d, दो अननोन क्वांटिटी। कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है बार बार। दो अननोन क्वांटिटी, इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेंगे, इसलिए कहानी दो स्टोरी आपको सुनाएगी, दो कंडीशन देगी, और दो कंडीशन दी हुई होगी। एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तो दोनों कंडीशन से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा जी। इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा जिसमें a और d आता होगा, a और d, और इससे दूसरा इक्वेशन बनेगा जिसमें a और d आता होगा। दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करके क्या ला के दिखाएंगे? 1 प्रूव हो जाएगा। आया समझ में? शुरू करें कि अभी कंफ्यूज हो? तो टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। यहाँ तो रिजल्ट डिक्लेयर है कि 1 आना है आंसर, तो हमारा प्रूव हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है? शुरू करें। तो यहाँ से क्या बनाएंगे? इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन, और उन इक्वेशनों में कौन फंसेगा? तो a और d को पहले बताना पड़ेगा ना कि a क्या है, d क्या है। तो पहला गोल्डन लाइन लिखिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर a एंड d रेस्पेक्टिवली। लिख लोगे? ठीक है, शुरू किया जाए। pth टर्म 1/q है, एक्सपांड करिए pth टर्म को। कैसे एक्सपांड करोगे? कैसे करोगे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। करेक्ट है? दिस इज टेकन एज इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमको क्या दिया? qth टर्म। तो qth टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है? 1/p। qth टर्म को एक्सपांड करिए, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन दिखे, समझ में आया? अब इस इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 1 है, इस इक्वेशन में भी a का कोफिशिएंट 1 है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या करना है? किसी एक इक्वेशन से दूसरे को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देयरफॉर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q,
और दूसरा इक्वेशन है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। दोनों को क्या करना है, माइनस। माइनस करने से सबके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। ए फॉर एप्पल कट गया प्लस माइनस के कारण, सेम सेम कोफिशिएंट, ठीक है। ये प्लस में, ये माइनस में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, p माइनस 1d प्लस में और q माइनस 1d माइनस में, ठीक है। आया समझ में? ये पूरी चीज़, इसका साइन प्लस है तो ये एज इट इज यहाँ लिख दिया प्लस साइन के साथ। ये पूरी चीज़, इसका साइन माइनस है तो एज इट इज लिख दिया माइनस साइन के साथ। तो इससे ये माइनस हो रहा है। अब सेम सेम नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से ये प्लस में 1/q और ये माइनस में 1/p, ठीक है। आ रहा है ना? अब हम यहाँ से d फॉर डॉग कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी d है, इसमें भी d है, d को हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 और यहाँ माइनस q माइनस 1, लेकिन इसके सामने माइनस लगा है तो इसका साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। तो दोनों में d था, d हमने कॉमन निकाल रखा है। समझ रहे हो इसको कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ एलसीएम लीजिए। व्हाट इज द एलसीएम? QP या PQ कुछ भी लिख लो, ठीक है। हाँ, Q से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आया? 1 नहीं आएगा जी, ये Q। इससे इसको डिवाइड करना है तो तुरंत ऐसे इमेजिन करो ये Q इसके नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा? Q कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा? P। तो जब Q से आप इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? P, और P से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो P मल्टीप्लाइड बाय 1 P। ये आता है ना तरीका आपको? फिर ये माइनस, फिर P से डिवाइड करो इसको, क्या बचा? Q, P कट जाएगा, Q बचा, Q मल्टीप्लाइड बाय 1 Q। करेक्ट? यहाँ तक करेक्ट है? हाँ, अब ये वाला मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देखिए d p माइनस 1 माइनस प्लस माइनस q, माइनस माइनस प्लस 1। हाँ, इस बार क्या है? p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी या पी क्यू, एक ही चीज़ है। क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, समझे यहाँ तक? किसी को कोई संदेह, कहीं पे कोई डाउट, कोई पेज फंस गया हो आपका तो आप पूछ लीजिए, अभी कहीं पे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? आगे बढ़ूँ मैं? ठीक, यहाँ देखिए, दिस इज -1, दिस इज +1, कैंसल। तो d के साथ यहाँ क्या बचा? p माइनस क्यू, बस। और उस तरफ क्या है? p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। देखते जाओ, फिर लिखना आराम से, ठीक है। यहाँ तक हमको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी? आपने अपने टारगेट से भटकना नहीं है। किस चीज़ की वैल्यू निकालने चले थे हम? a और d। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? a d, क्या? d। तो d निकालना है, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। तो ये पूरी चीज़ d के साथ कैसे है? मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो d फॉर डॉग इज इक्वल टू, उधर क्या है? p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू है, और ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। ठीक है नहीं है? है। अब ये ऊपर नीचे सेम सेम चीज़ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना, कोई प्लस माइनस तो है नहीं अलग से। ये पूरे ही डब्बा के अंदर बंद, ये भी पूरे डब्बा के अंदर बंद है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में। हम इसको काट सकते हैं कि नहीं? काटना अलाउ है। क्या बचा? ये कट गया, ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? पी क्यू। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? पी क्यू की 1/pq। हाँ, d की वैल्यू आ गई 1/pq। अब हमको a फॉर एप्पल भी चाहिए। d की वैल्यू जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख करके a निकाल लेते हैं। मैं पहला इक्वेशन यूज कर लूँ? आ रहा है? कंफ्यूज हो गए, भटक गए, है ना? पटरी पे गाड़ी है ना अभी? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना। इक्वेशन है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ठीक लिखा हूँ इक्वेशन, चेक करो। d की वैल्यू है 1/pq, यहाँ पे रख देते हैं d की जगह 1/pq। a प्लस p माइनस 1 और d की जगह क्या रखे? 1/pq, 1/q। ठीक है? ठीक है ना? सही में? हाँ, अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, हमको a फॉर एप्पल निकालना है तो हम इस पूरी चीज़ को उधर ले जाते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा,
1/PQ से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, ये खुल जाएगा ब्रैकेट। उसके बाद फिर उधर ले जाना। तो कैसे करना पसंद करेंगे आप? पहले ले चलें कि बाद में? बाद में। पहले मल्टीप्लाई करा लें यहीं पे, उसके बाद ले चलें कि ले जाने के बाद उधर मल्टीप्लाई कराएं? मल्टीप्लाई कर लें। ओके, a प्लस 1/PQ जब p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? p न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो इधर, 1/PQ का मल्टीप्लाई p के साथ होगा और 1/PQ का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा, दोनों के साथ। तो जब 1/PQ p से मल्टीप्लाई होगा, p ऊपर है PQ नीचे है, तो p 1 से मल्टीप्लाई होके p और डिवाइडेड बाय PQ, तो p कट जाएगा, क्या बचेगा? नहीं समझे? क्या बचेगा? अरे छोटे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। p इंटू 1 p और नीचे क्या है? नीचे क्या है? PQ। ये p नहीं कट गया, क्या बचा? 1 बचा कि 1/Q बचा? 1/Q। फिर ये माइनस 1/PQ का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 इंटू 1 1/PQ और इधर क्या है? 1/Q। हो गया? हो गया मल्टीप्लाई, खुल गया ब्रैकेट। अब a हमको निकालना है तो a बचाएंगे, बाकी सब उधर भेजेंगे। यहीं पे कर लें, a बचाइए इज इक्वल टू, ये कितना बचा हुआ है? अच्छा, ये पहले क्या है? 1/Q। मैं पहले इसको लिखता हूँ, ये वाला 1/Q, क्योंकि बाकी सब उधर ही आनी है। इसको लिख लिए पहले 1/Q। अब इसको देखिए, यहाँ क्या बचा था? 1/PP कट गया था, 1/Q है ये। साइन क्या है? प्लस, उधर जाएगा माइनस। हाँ, ये 1/PQ, साइन क्या है? माइनस, उधर जाएगा प्लस। इसको देखिए, 1/Q प्लस में, 1/Q माइनस में, कैंसल। A फॉर एप्पल की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज D फॉर डॉग 1/PQ, दिस इज A फॉर एप्पल 1/PQ। दोनों की वैल्यू सेम आई। आने दो, हमको क्या करना है, ठीक है। अब A और D दोनों है, अब हम क्या कर सकते हैं? PQH टर्म निकाल सकते हैं। शुरू करें। PQH टर्म कैसे एक्सपांड होगा? A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। ऐसे ही होता है ना एक्सपांशन। अब A और D की वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे, बाकी चीज़ें हम मिटा देते हैं जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, A PQ, A की वैल्यू क्या आई है? 1/PQ। मैं A की जगह रख रहा हूँ, इसकी जगह क्या रख रहा हूँ? 1/PQ। फिर क्या है? प्लस, फिर ये PQ तो रहेगा ना, ये मैं नहीं हटा सकता क्योंकि PQH टर्म है, तो ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 1 और D हमको रखना है। व्हाट इज D? 1/PQ। तो फिर से हमने यहाँ पर 1/PQ रखा। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 1/PQ का मल्टीप्लाई एक बार PQ के साथ और 1/PQ का मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ। बताइए, PQ मल्टीप्लाइड बाय 1, PQ और डिवाइड में कौन है? ये समझ आता है कि नहीं आता? आता है। ओके, फिर 1/PQ का मल्टीप्लाई -1 के साथ, ये ठीक है। हाँ जी, 1/PQ माइनस में, 1/PQ प्लस में, कैंसल। क्या बचा? हाँ, PQ/PQ कट के क्या बचा? ये 1 हो गया। तो सिर्फ क्या बचा? ये तो खत्म, ये बचा 1 1, और यही तो हमको प्रूव करना था। आया समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए ना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़े लिखावट के पैटर्न में चेंज है, बाकी कहानी वही है। देखिए, इफ pth टर्म इज q, pth टर्म कैसे लिखोगे? ये, ठीक है। एंड qth टर्म इज p, qth टर्म कैसे लिखोगे? ये p दिया हुआ है, करेक्ट। देन प्रूव दैट p प्लस qth टर्म इज 0। p प्लस qth टर्म कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, नहीं समझे? और ये हमको क्या ला के दिखाना है? 0। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? p प्लस qth टर्म है। अरे प्रभु, अभी ऐसे लिख रहे थे ना, nth टर्म ऐसे लिखते हो, pth टर्म ऐसे लिखते हो, qth टर्म ऐसे लिखते हो,
इसके पिछले क्वेश्चन में आपने क्यू पी एच टर्म या पी क्यू एच टर्म ऐसे लिखा था, तो पी प्लस क्यू एच टर्म कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, जाहिर सी बात है। और इसका एक्सपांशन ऐसा होता था, एन एच टर्म में यहाँ एन दिखता था, पी एच टर्म में यहाँ पी दिखता था, पी क्यू एच टर्म में क्या दिखता था? यहाँ पी क्यू दिखता था, पी क्यू। तो पी प्लस क्यू एच टर्म में यहाँ क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? पी प्लस क्यू दिखेगा और -1 इंटू डी। देख लो, समझ रहे हो पैटर्न? तो इस तरह से हमको लिखना। अब हमको P प्लस क्यू एच टर्म का आंसर 0 ला के दिखाना है। ये 0 तो तब आएगा ना जब आप ये सॉल्व करोगे, और ये P प्लस क्यू एच टर्म है तो इसको तो आप नहीं हटा सकते, तो फिर बचा क्या सॉल्व करने के लिए? A और D। सेम कहानी पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह, ठीक है। तो A की वैल्यू ढूंढ के लाओ, D की वैल्यू ढूंढ के लाओ, यहाँ रखो, सॉल्व करो, 0 ला के दिखा दो, खत्म, प्रूव हो गया, ठीक है। तो 2 चीज़ हमको घटी है, तो 2 इक्वेशन लगेंगे, इसलिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। शुरू किया जाए फटाफट वैसे ही। अब आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर A एंड D रेस्पेक्टिवली। शुरू करते हैं। पी एच टर्म Q दिया हुआ है, और पी एच टर्म को कैसे एक्सपांड करोगे? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद क्यू एच टर्म ए क्यू इज इक्वल टू पी। क्यू एच टर्म P दिया हुआ है, और क्यू एच टर्म को कैसे एक्सपांड करोगे? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों का A का कोफिशिएंट सेम है, डिलीट हो जाएगा A। तो चलिए माइनस कर देते हैं। A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। माइनस करिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये A कैंसिल हो गया। इसको माइनस करते हैं। P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ Q माइनस P। ठीक जा रहा है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भटक गए? वैसे ही सेम पैटर्न वही है, बस पिछले क्वेश्चन में PQ लिखा हुआ था, यहाँ P प्लस Q लिखा हुआ है, करना वही है, ठीक है। चलिए D कॉमन ले लें। P माइनस 1 Q माइनस 1, हाँ, ये ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं। P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। D निकालना है, ये पूरी चीज D के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगी, डिवाइड। D इज इक्वल टू Q माइनस P डिवाइडेड बाय P माइनस Q। ये ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में बनाया है। इस एक्सरसाइज से जस्ट पीछे वाला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 था, बनाए हो? यहाँ देखो, ये Q माइनस P है, ये P माइनस Q है, दोनों एक जैसे हैं, बस उल्टे लिखे हुए हैं। तो किसी एक जगह से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। बनाए हैं ना ऐसा हम? यहाँ से हम अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? P माइनस Q जो नीचे है, और ये कट जाएगा, और आंसर क्या आएगा? -1। नहीं समझे? माइनस मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस इंटू P माइनस P दिख रहा है, माइनस इंटू माइनस Q प्लस Q, करेक्ट है। तो माइनस निकालने से इसके साइन चेंज हो जाते हैं, और नीचे जैसे बन जाएगा तो कट जाएंगे। तो D की वैल्यू क्या आई? -1। इसको किसी इक्वेशन में रखिए, A फॉर एप्पल की वैल्यू निकालिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। D की जगह -1 रखेंगे। हाँ, फिर से -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस, इसका पूरे का साइन प्लस है, इस पूरे का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस। और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी वही चीज़ रहती है। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना रहेगा, बस ये माइनस प्लस के कारण माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमको A निकालना है, ये पूरी चीज़ उधर जाएगी, ये पूरी चीज़ यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगी। उधर पहले से Q है, ये उधर जा करके प्लस हो गया। प्लस है तो ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। तो A की वैल्यू क्या आ गई? Q प्लस P प्लस -1, या ऐसे लिख दूँ P प्लस Q -1। चेक करो चलेगा कि नहीं चलेगा?
Q और P दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आप Q को पहले लिख सकते हो या P को पहले लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। 1 का साइन निगेटिव है, 1 मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। तो ये A की वैल्यू, ये D की वैल्यू, अब हमको दोनों वैल्यू मिल गए, हम क्या निकाल सकते हैं, P प्लस QH टर्म। शुरू करें। देयरफॉर P प्लस QH टर्म इज A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है, ठीक लिखा हूँ। P प्लस QH टर्म को A और D की वैल्यू डालिए। A की वैल्यू ये है, लिख दीजिए A की जगह P प्लस Q माइनस 1। ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, A की वैल्यू A की जगह लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये तो नहीं हटा सकते ना अपन, क्योंकि P प्लस QH टर्म है तो ये यहाँ दिखेगा माइनस 1, और D की वैल्यू क्या आई थी माइनस 1, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं माइनस 1, ठीक है। हाँ, अब फिर से ये पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये यही रहेगा, बस इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ यही ना आएगा, बस माइनस और प्लस माइनस हो गया। इधर क्या बचा है, ये ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट के सामने माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, माइनस सबके साइन चेंज करता है, करा दीजिए। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, जो कटता है कटाइए। देखिए P प्लस में P माइनस में खत्म, Q प्लस में Q माइनस में खत्म, 1 माइनस में 1 प्लस में खत्म, तो बचा क्या, 0 बचा, और यही तो है P प्लस QH टर्म। प्रूव्ड। नोट करिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन है Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A B C रेस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया है, Pth टर्म कितना दिया है A, Qth टर्म B और Rth टर्म C। ये तो लिखना आ जाएगा अब आपको ना, बहुत देर से लिख रहे हैं हम। Pth टर्म को ऐसे लिखते हैं, Qth टर्म को ऐसे, Rth टर्म को ऐसे, इनकी वैल्यू A B C दी है रेस्पेक्टिवली, लिख लिए। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी हमको, ये प्रूव वाला मटेरियल मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, देखिए A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू हमको 0 ला के दिखानी है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, तो ये चीज़ सॉल्व करके हमको 0 ला के दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, इनको सॉल्व करने के लिए किसी चीज़ की वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी, और वैल्यू डालने लायक ये दिख रहा है, देखो A B C, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो इनकी वैल्यू हम कहीं से खोज के ला के A की जगह रखेंगे, B की जगह रखेंगे, C की जगह रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। प्रूव ऐसे करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड आ जाता है, ऐसे होता है ना प्रूव, ठीक। तो हमको A B C की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, हम एक्सपांड करते हैं, मान लेते हैं पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस D है, वो तो लेना ही पड़ेगा, A और D अगर इन्वॉल्व करना है तो। अब इनको एक्सपांड करना हमको आता है, तो चलिए कैसे कैसे एक्सपांड करेंगे बताइए। Pth टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू A है, करेक्ट। Qth टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू क्या है B। Rth टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। समझ में आता है कि नहीं आता, आ रहा है सही में ना, आ रहा है नहीं आ रहा, लिखते हैं ना ऐसे। तो देखिए A की जगह मसाला तैयार है रखने के लिए, यहाँ पर A की जगह रखने के लिए हमारा मसाला तैयार, B की जगह रखने के लिए हमारा मसाला तैयार है, यहाँ C की जगह रखने के लिए हमारा मसाला तैयार है। तो जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसका LHS पार्ट लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, और हम राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे 0, ठीक है। शुरू किया जाए, ठीक। LHS, व्हाट इज LHS, A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू
आर माइनस बी, बहुत सावधानी से बनाना है इसको ना, प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। अच्छा ये तो हम लेके आएंगे इक्वल टू 0 ना, सिर्फ कितना पोर्शन लेके चलेंगे, इतना, क्योंकि ये तो हम ला के दिखाने वाले हैं, दोनों लेके नहीं चलना है ना जी, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके बनाएंगे, 0 ला के दिखा देंगे, प्रूव हो जाएगा, खत्म। चलिए अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखिए, जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू, ए की जगह क्या रखना है। अच्छा इसमें फिर से कन्फ्यूजन ना हो, देखिए तो थोड़ा सा, ए यहाँ है और हमने फर्स्ट टर्म भी ए मान लिया है, कोई प्रॉब्लम। ये ए है ना, तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए कर लेते हैं, चलेगा, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस नहीं आना चाहिए ना, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म नहीं है, तो दो जगह अगर ए रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे फर्स्ट टर्म कौन सा है और वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अपना फर्स्ट टर्म क्या लिख लेते हैं, कैपिटल ए, और डी तो कहीं नहीं है, बी और सी तक ही है ना, तो डी को डी ही रखते हैं, क्लियर है। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म हम यूज़ करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, ए, यहाँ वाले फर्स्ट टर्म को ए, यहाँ वाले फर्स्ट टर्म को ए। आया समझ में, क्यों चेंज कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, क्योंकि एक स्मॉल ए पहले से यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन ने, ठीक है। अब ए की वैल्यू डालिए, क्या रखेंगे हम, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी जगह रख रहा हूँ मैं, स्मॉल ए की जगह, ये ए की वैल्यू रख दिया हमने, दिख रहा है। पहले देखते चलो फिर लिखना आराम से, देखो समझो फिर लिखो। हाँ अब देखिए, ये ए इसके साथ कैसा था, मल्टीप्लाई में, और ये ए की वैल्यू हमने लिखी है, तो ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ए की जगह जो चीज़ आएगी वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है, ये बीच में प्लस है, तो हमको लगेगा सिर्फ यही चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये नहीं हो रहा, और जबकि ये पूरा ए की वैल्यू है और ए पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई दिखाने के लिए इसको हम कैसे रखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में, ताकि दो ब्रैकेट ऐसे आमने सामने रहेंगे तो मल्टीप्लाई में रहते हैं, समझ आया। इसी तरह से आप थोड़ा निशान लगाते चल रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, ये वाला प्लस इंडिकेट करने के लिए कि इस प्लस के इधर एक टर्म है, इस प्लस के बाद दूसरा टर्म है, इस प्लस के बाद तीसरा टर्म है, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें भी शामिल करेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहला टर्म कहाँ तक है, दूसरा कहाँ तक है, तीसरा कहाँ तक है। तो उसके निशानी के लिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये, तो ये हमको याद दिलाता रहेगा कि इधर वाला भैया पहला टर्म है, ठीक है। और b की वैल्यू डालिए, व्हाट इज b, ये दिख रहा है इतना, ब्रैकेट में लिखूं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में लिखना है बाद में, मुझे समझ आता है। इसकी तरह बिल्कुल लिखिए, b की जगह a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, a की कि b की। अब b r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना अपने को भी r माइनस पी, फिर उसके बाद ये वाला प्लस, करेक्ट। अब हमको c की वैल्यू लिखनी है, लिखवाइए c की वैल्यू, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी जगह आया, c, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, p माइनस क्यू। हो गया जी लिखने का काम, आगे बढ़े। अब हमको मल्टीप्लाई करना है। इस डब्बे के अंदर दो टर्म है, दिख रहा है भाई, ये बीच में प्लस ना है, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इस डब्बे के अंदर भी ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इस डब्बे के अंदर भी ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये सामने मल्टीप्लाई होने वाली पार्टी है, सामने मल्टीप्लाई होने वाली पार्टी है, अंदर दो टर्म है। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, एक बार ए के साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ इस पूरे का मल्टीप्लाई। नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए। ये अगर मैं आपको सिंगल दे देना आप कर लेते मल्टीप्लाई, अब ये लंबा चौड़ा लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंगल सिंगल सोचिए, इसका मल्टीप्लाई एक बार ए के साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा ना, बीच में प्लस है, दो टर्म है, तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। समझे जी, पक्का ना कि नहीं समझे। तो ध्यान से देखिए, ए का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, हुआ, और इसका मल्टीप्लाई, अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारता हूँ, मान लूँ कि लॉन्ग कट से चलें, समझ में आएगा। तो फिर देखिए, देखिए ये चीज़ ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसा लिखा जाएगा, वैसे ही ये चीज़ ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही लिखाएगा, ये भी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। उसी तरह से ये चीज़ ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी ऐसे ही दिखाएगा, और बीच में हर जगह प्लस 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 है, ये मेन इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर। तो हम ए वालों को अलग कर सकते हैं, या ऐसा करते हैं, एक स्टेप में लिख देता हूँ, नहीं उतना ज़्यादा दूर का सोचने बोलूँगा तो आप थक जाएंगे।
है ना, एक लाइन हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखिए बीच में प्लस, ए के बाद क्या है, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। तो पहले मैं लिख देता हूँ p माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद q माइनस आर, p माइनस 1 q माइनस आर, और साथ में कौन लगा हुआ है, d, चलेगा। ये हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को सॉल्व किया, q माइनस आर का मल्टीप्लाई a के साथ करवा दिया, q माइनस आर का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दिया। ये तरीका समझ आया। अब हम कहाँ पहुँच गए, ये झंडा जो लगाया था यहाँ, इधर ये सिंगल टर्म है अभी, ठीक है। वैसे यहाँ मुझे मल्टीप्लाई कराइए इसका a के साथ, बोलिए a इंटू आर माइनस पी प्लस q माइनस 1 आर माइनस पी और साथ में d। पहुँच गए यहाँ तक, समझ में आता है, आ रहा है, खो गए। फिर यहाँ a के साथ इसका मल्टीप्लाई और फिर प्लस इसके साथ d। अच्छा, कोई हमने अभी ब्रैकेट यूज नहीं किया, यहाँ तक समझे, समझ गए। अब हम छांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छांट रहे हैं। ध्यान से देखना, a वाला अलग करो, d वाला अलग करो। a वाले और d वाले दो ही तो हैं। a वाला कौन है, ये यही है ना, है या नहीं है, इसको अलग कर लेते हैं। और कौन है a वाला, और कौन है a वाला, बस d वाला एक साथ लिखो। कौन कौन बचे थे d वाले, ये एक साथ लिख रहे हैं d वाले को, यहां से शुरू करवाइए। ये a वाले खत्म, d वाले लिख रहा हूं मैं, p माइनस 1 q माइनस 1 इंटू डी। फिर ये है d वाला, प्लस है ना सामने, q माइनस 1 r माइनस पी इंटू डी। फिर ये है प्लस के बाद r माइनस 1 p माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई डाउट, कोई संदेह। a अलग कर लिए, d वाले अलग कर लिए। अब इस पूरे में देखो a कॉमन है कि नहीं, सब में ये बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो इस टर्म में ये टर्म बना रहा है ना, दिख रहा है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इस टर्म में भी a फॉर एप्पल है, इसमें भी a फॉर एप्पल है, इसमें भी a फॉर एप्पल है। a कॉमन निकला, निकला। बताइए यहाँ क्या बचा, अब प्लस प्लस है, माइनस नहीं है, इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। इस प्लस के बाद a निकल गया तो क्या बचा, फिर इस प्लस के बाद a चला गया तो क्या बचा, ठीक है, ठीक है। ये इस प्लस तक पहुंच गए, अपन पहुंच गए। यहाँ देखिए, इस टर्म में d है, इस टर्म में d है, इस टर्म में d है, d कॉमन निकाल लें, निकालूं, बताइए क्या बचा, p माइनस 1 q माइनस आर, d निकल चुका है। यहाँ क्या बचा, d निकल चुका है। यहाँ क्या बचा, ये d निकल चुका, ठीक है। यहाँ पे देखिए q प्लस में q माइनस में खत्म कि बचा, r माइनस में r प्लस में खत्म, p माइनस में p प्लस में खत्म। तो क्या बचा डब्बे के अंदर, जोर से बोलो, 0। 1 नहीं बचेगा, 1 डिवाइड में जब कटता है तब बचता है, और आमने सामने प्लस माइनस में कटे तो 0। तो a के साथ जो डब्बा है उसके अंदर क्या बचा, 0, और अगले केस में a 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होने वाला है, 0। ये आया समझ। तो a वाले की कहानी खत्म, d वाला बचा। थोड़ा d वाले को देखो, ये दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, एक बार p का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, एक बार 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, करवाइए। p इंटू क्यू, पी क्यू, माइनस p इंटू आर, पी आर, हो गया। माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q, माइनस q, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर, हो गया। फिर ये वाले प्लस में पहुंचे, ये मैं यहाँ निशानी लगा रहा हूँ, ये ठीक। q का मल्टीप्लाई r के साथ, क्यू आर, प्लस 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 है ना, q का मल्टीप्लाई माइनस p के साथ, माइनस क्यू पी, या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे अलाउ है लिखना ना। इसका इसके साथ हो गया। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई r के साथ, माइनस r, माइनस माइनस प्लस p, 1 का मल्टीप्लाई p के साथ, करेक्ट। यहाँ तक पहुँचे, प्लस r का मल्टीप्लाई p के साथ, rp, r का मल्टीप्लाई माइनस q के साथ, माइनस rq, माइनस प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई p के साथ, माइनस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई q के साथ, हो गया।
ये तो 0 हो गया। अब थोड़े डी वाले की कहानी देखिए, इधर देखिए पी क्यू प्लस में खोजो खोजो खोजो, पी क्यू माइनस में, पी क्यू क्यू पी क्यू एक ही चीज़ है, नहीं समझे? समझे नहीं समझे? बीचे में भटक चुके हो पहले ही कि अभी यहाँ हो, यहाँ तक आ गया दिमाग आपका कि पीछे ही छूट गए, पहुँच गए हो ना? पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में, खत्म। पी आर माइनस में पी आर प्लस में, दिख रहा है? आर पी पी आर एक ही चीज़ है, कैंसल। क्यू माइनस में और हाँ क्यू प्लस में, कैंसल। और खोजवाओ, आर प्लस में आर माइनस में, क्यू आर प्लस में क्यू आर माइनस में, और कोई बचा? पी प्लस में पी माइनस में, क्या बचा? 0। डी मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 प्लस 0 अल्टीमेटली 0, एंड दिस इज आर एच एस, प्रूफ, खत्म। एल एच एस चल रहा था, आर एच एस 0 आ गया, हो गया? नोट करें। Last question of this exercise, question number 22. For what value of n, the nth term of two arithmetic progression will be equal? For what value of n, n की किस वैल्यू के लिए, n किसके लिए यूज़ करते हैं हम? नंबर ऑफ टर्म के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ टर्म के लिए। n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2ap विल बी इक्वल? दोनों ap का nवां टर्म इक्वल आएगा, सेम आएगा। n की किस वैल्यू के लिए? ऐसा कौन सा टर्म होगा, और इजी करता हूं इसको मैं, दोनों AP में ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसके टर्म के नंबर आपस में सेम होंगे, सेम टर्म का नंबर दोनों AP में। समझे प्रश्न? नहीं समझे? सही में n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP का nवां टर्म सेम आएगा, या इजी भाषा में ऐसे समझिए, किस टर्म की वैल्यू दोनों AP में एक जैसी होगी? किस टर्म की? जैसे पहला टर्म दोनों का ये है 63 और 3, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, अलग अलग है। तो ऐसे ही चौथा टर्म कुछ होगा, पांचवा टर्म कुछ होगा, छठवां टर्म कुछ होगा, ऐसे ही आगे चल के एक टर्म ऐसा आएगा कि दोनों का नंबर कैसा हो जाएगा? इक्वल। वो कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। टर्म का नंबर n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP का nवां टर्म सेम आएगा? तो हमको तो नहीं पता, ये AP ऐसे जा रही है, ये AP ऐसे जा रही है, तो कोई तो टर्म होगा ना जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल। तो कौन सा टर्म का नंबर होगा वो? बहुत आसान है, क्या मान लें? nवां टर्म। तो कौन सा टर्म का नंबर दोनों का सेम आएगा? nth टर्म। अब ये पहला AP है, तो पहले AP के nth टर्म का नंबर मैं मान लेता हूँ an, और दूसरी AP के nth टर्म का नंबर मैं मान लेता हूँ bn। ये ऐसे आगे जा रही है AP, ठीक है? तो हम मान लेते हैं दोनों के nth टर्म का नंबर कैसा आएगा? सेम आएगा। अब क्या क्या डाटा हम निकाल सकते हैं, देखो। फॉर फर्स्ट AP, बताइए फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म कौन सा है? 63। कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 इज 2। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। फर्स्ट AP कॉमन डिफरेंस इज 65 माइनस 63 दैट इज 2, ठीक है? हाँ। फॉर सेकंड AP व्हाट इज फर्स्ट टर्म? इसके सेकंड AP के फर्स्ट टर्म को मैं B से दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ BN लिखा है, ऊपर वाले को AN लिखा है, तो ये चला होगा A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN, और ये कैसे चला होगा? B1 B2 B3 B4 अप टू BN। तो पहला टर्म B क्या लिखना है? 3। कॉमन डिफरेंस 7। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, अगले का कॉमन डिफरेंस 7 है। हमने मान लिया दोनों AP का कौन सा टर्म का नंबर सेम है? nth टर्म। लेट nth term of both APs have equal number, ठीक है? दोनों AP के nवें टर्म का नंबर सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब है ये नंबर और ये नंबर कैसे हैं? इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली AP का nth टर्म का नंबर, दूसरी AP का nth टर्म का नंबर, दोनों कैसे हैं? इक्वल, ठीक है? एक्सपांड करना हमको आता है, इसको एक्सपांड करिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक्सपांड करिए, B प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म हमने B माना हुआ है, ठीक है? समझे नहीं समझे? समझ गए। वैल्यूज़ को पुट करिए,
पहले AP का पहला टर्म 63 n-1, पहले AP का कॉमन डिफरेंस 2, पहले दूसरे AP का पहला टर्म 3 n-1 और कॉमन डिफरेंस 7। चलिए सॉल्व करिए। इस एक इक्वेशन में अननोन क्या है, n, वो n आ जाएगा। हमने दोनों नंबरों को इक्वल लिखा है ना जी, हमने मान लिया ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं और सब वैल्यूज हमने पुट कर दी, खाली n बचा, तो इनके टर्म की गिनती आ जाएगी यहाँ पे कौन से टर्म का नंबर है। शुरू करें, नंबर को नंबर के पास बुलाओ, n को n के पास जाने दो। तो 63 माइनस 3, ये 3 प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। इधर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाइड बाय n-1 प्लस में, और इधर ये 2 इंटू n-1 किस में है, प्लस में, उधर जाएगा 2 इंटू n-1 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये कितना होगा 60, इसको मल्टीप्लाई कराइए 7n-7 और 2n प्लस 2, चेक करो प्लस होगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज 60 इज इक्वल टू 7n में 2n चला गया, कितने n बचे, 5n माइनस 7 प्लस 2 -5, करेक्ट। नंबर को नंबर के पास भेजो, -5 इधर आके, ये कितना हो गया, फिर 5n के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो दोनों AP का कौन सा टर्म होगा जिसके nth टर्म का नंबर बराबर होगा 13, तो दोनों AP का 13 नंबर का टर्म आपस में बराबर होगा। आ गया समझ। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुआ।